हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। और कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एमएसएमई को यदि हम लोग लेट से पेमेंट करते हैं तो क्या कोई इंटरेस्ट लगता है तो कितना पेमेंट करना है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैसे फाइनेंशियल्स में रिपोर्ट करते हैं, ऑडिटर उसको टैक्स ऑडिट में कैसे रिपोर्ट करता है, क्या कोई एमएसएमई का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो क्या इसको भी कहीं पे रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसी के साथ जुड़े रहे सीए बडीज इंस्टीट्यूट में। सबसे पहला एमएसएमएडी एक्ट 2006 क्या बोलता है, जिस इसमें ना सेक्शन 15, 16, 23 एंड 24 ये मैं डिस्कस करूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें चैप्टर 5 में दिया हुआ है, डिलेड पेमेंट अगर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को आप करते हो तो उस पर इंटरेस्ट लगता है या नहीं लगता है, कितने दिन के बाद अगर पे करते हो तब लगेगा। ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे डिलेड पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस मैंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे मीडियम इंटरप्राइजेस को कवर नहीं करता है ये जो सेक्शन 15, 16 है ये माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को ही सिर्फ कवर करता है एमएसएमडी एक्ट में। चलिए, सेक्शन 15 क्या बोलता है, लाइबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट। कोई भी बायर है, चाहे वो कंपनी हो, कोई फर्म हो, ठीक है, या इंडिविजुअल हो, तो उसको एमएसएमई को पे करना है जो भी उसने सर्विसेज लिया है या गुड्स लिया है। तो कितने दिन के अंदर, तो जो भी वो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट का जो डेट मेंशन है उतने डेट तक आपको पेमेंट करना है। सपोज दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ 30 डेज का, तो उसको 30 डेज में पे कर देना है। यदि 30 डेज के बाद अगर वो पे करता है तो उस पे उसको एमएसएमई को इंटरेस्ट देना होगा। क्लियर। हाँ, प्रोवाइडेड दैट अगर वो एग्रीमेंट में हमने मेंशन किया है सपोज 60 डेज, कि अगर मैं आपको 60 डेज तक पेमेंट नहीं करता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज का तो मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम 45 डेज का लिमिट दिया हुआ है एमएसएमई एक्ट में। ये देखो, एक्सीड 45 डेज। तो आप एग्रीमेंट में 1 साल, 2 साल, 60 दिन, 120 दिन, ठीक है, जिंदगी भर भी मेंशन कर दोगे ना, पर 45 डेज के बाद आपको इंटरेस्ट पे करना ही होगा। ठीक है, तो आप एग्रीमेंट में 45 डेज तक मेंशन कर सकते हो, उसके बाद मेंशन करोगे तो हम वहाँ पे 45 डेज को ही वो पकड़ेगा और उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। क्लियर। हाँ, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितने दिन। यहाँ तो एग्रीमेंट दोनों ने कर रखा था। अगर एग्रीमेंट नहीं है ना तो आपका 15 डेज, 15 डेज के बाद इंटरेस्ट आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट देना है। तो सपोज मैंने एक एमएसएमई से गुड्स परचेज किया और मैंने उसको 45 दिन में पेमेंट किया। ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं था यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कितने दिन का उसको पे करना होगा, 45 दिन का या 30 दिन का। तो यहाँ पे आपको 30 दिन का पेमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि 15 दिन के बाद इंटरेस्ट लगेगा ना। तो 45 - 15 तो 30 दिन का मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। सपोज यहाँ पे मैं एग्रीमेंट करके रखा था तो क्या यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट मैंने जो किया था वो सपोज मैंने 45 डेज का किया था। तो एग्रीमेंट अगर करते हो एमएसएमई के साथ तो 45 दिन तक पेमेंट नहीं करोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो मैंने उसको जस्ट 45 दिन में ही पे किया, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 16, डेट फ्रॉम विच एंड रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेबल। कब से इंटरेस्ट लगेगा? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, 15 दिन के बाद, अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन के बाद। ठीक है, और इंटरेस्ट किस रेट पे लगेगा? तो यहाँ पे रेट जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको, तो वो बोलता है कि आपका जिस ईयर से रिलेटेड है उस ईयर में आपका जो बैंक रेट आरबीआई नोटिफाई करता है, तो आप आरबीआई के साइट में जाओगे तो आपको बैंक रेट मिल जाएगा। तो उसका 3 टाइम्स कर लो आप, और 3 टाइम्स करके कंपाउंड करो मंथली बेसिस पे। तो मंथली बेसिस पे कंपाउंड करके मतलब कि कंपाउंड मंथली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इज इट क्लियर? चलिए इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 23 सेक्शन नंबर क्या बोलता है। तो 23 में क्या बोलता है ना आपको, कि आपने जो भी एमएसएमई को इंटरेस्ट पे किया है या इंटरेस्ट का एंट्री पास किया है, ठीक है, तो उस पे आपको एज पर इनकम टैक्स 1961 जब आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाओगे तो ये एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये जो प्रोविजन जो आपका दिया हुआ ना, ये 15 से लेके आपका 23 तक ये ओवर राइडिंग इफेक्ट बोलता है ना, दिया हुआ है कि ये सारे एक्ट को ओवरराइड कर जाएगा। किसी भी एक्ट में कुछ भी मेंशन किया हुआ है तो इससे मतलब नहीं है, ये एक्ट ही एप्लीकेबल होगा वहां पे। ठीक है। चलिए इसी को मैंने अपने शॉर्ट नोट में भी क्लियर किया है कि सेक्शन 15 क्या बोलता है कि कोई भी बायर है उसको गुड्स सर्विसेज के लिए
बिफोर और ऑन एग्रीड अपॉन डेट तक पे करना, मीन्स एग्रीमेंट का जो डेट है, ठीक है, वो डेट से पहले तक आपको पे कर देना या उस डेट तक पे कर देना। बट एग्रीमेंट का डेट 45 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो 45 दिन ही हम लोग कंसीडर करेंगे एज पर एमएसएमडी एक्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, मतलब नो एग्रीड अपॉन डेट है, मीन्स एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको अपॉइंटेड डे या उससे पहले तक पे कर देना, जो कि 15 दिन है। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन 16 क्या बोलता है कि आपको उसको पे करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप पे लगेगा। पहला, अगर आप फेल कर जाते हो पेमेंट से तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, और जो बैंक रेट आरबीआई नोटिफाई किया उसका 3 टाइम्स आपको देना होगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो मंथली कंपाउंड होगा। क्लियर। और अगर एग्रीमेंट आपका नहीं है, इंटरेस्ट एप्लीकेबल रिगार्डलेस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन दी बायर एंड सप्लायर, मीन्स एग्रीमेंट हो या नहीं हो, ठीक है, ये इंटरेस्ट आप पे एप्लीकेबल होगा। अब इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल रिगार्डलेस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स, कोई भी लॉ इन फोर्स हो जाए ये इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया हुआ था सेक्शन नंबर 24 में आपका, यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, ओवरराइड करता है सारे एक्ट को। नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अंटिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। ये तो मैंने बता दिया कि सपोज मैंने गुड्स परचेज किया आज और मैं उसको पे कर रहा हूँ सपोज 60 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा, तो 15 दिन का तो नहीं लगेगा, तो 15 दिन के बाद का लगेगा। तो 60 - 15 तो 45 दिन का मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, क्योंकि मैं 60 दिन में उसको पे कर दिया ना, तो 45 दिन का इंटरेस्ट के साथ मुझे पे करना होगा। ठीक है, तो अब जो एमएसएमई है वो क्या क्या क्लेम कर सकता है मुझसे, तो मुझसे अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट, ये दोनों क्लेम कर सकता है। चलिए, मैं अभी आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो एमएसएमई को पे करना है, अगर वो हमने पे नहीं किया है, तो अब सेक्शन 43 बी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 2030 के तहत। उसमें क्या कहा गया ना कि अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी अगर है, जो आपने, जो लिमिट आपका दिया हुआ है सेक्शन 15 में, उसके बाद पे करते हो ना, तो वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी इस ईयर में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर में आपको अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, सपोज मुझे किसी एमएसएमई से मैंने इस ईयर में परचेस किया 1 लाख का। ठीक है, अब एग्रीमेंट नहीं था तो मुझे उसको क्या करना था, 15 दिन के अंदर पे कर देना था, पर मैंने उसको पेमेंट नहीं किया। ठीक है, और पेमेंट नहीं किया और 31 मार्च को वो आउटस्टैंडिंग आ रहा था। ठीक है, तो अब क्या, 31 मार्च को सपोज फाइनेंशियल ईयर आपका 2023-24 था, तो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में आपका 31 मार्च को 1 लाख का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। तो आप देखो कि जब ऑडिट करते के टाइम पे क्या ये 15 दिन के अंदर पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है, तो ऑडिटर यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि हुआ या नहीं हुआ, तो देखा कि नहीं ये तो 15 दिन के बाद पेमेंट हुआ, सपोज तुम्हारा मई में पेमेंट किया था, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के मई में पेमेंट हुआ, तो ये तो 15 दिन के बाद पेमेंट हुआ है। तो ये 1 लाख जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना, इस ईयर आप डिसअलाउ करोगे। ठीक है, इस ईयर मतलब आप जब कंप्यूटेशन निकालोगे ना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, तो उसमें आप इसको 1 लाख को डिसअलाउ करोगे, और ये 1 लाख इस ईयर तो अलाउ नहीं होगा, पर हाँ नेक्स्ट ईयर अब अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ये देखोगे तो बैलेंस शीट आइटम है, पीएनएल आइटम नहीं है, फिर भी इसको क्या करना है, डिसअलाउ करना है। ठीक है, डिसअलाउ करना मतलब कि अपना इनकम 1 लाख से आपको बढ़ाना होगा। तो आप देखो ये अमेंडमेंट से कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है। अगर सोचो, अगर मेरा करोड़ों का डील है एमएसएमई के साथ, अगर मैं उसको पे नहीं करता हूँ 31 मार्च को, सपोज 5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और मैंने उसको पे नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अब जब भी मैं उसको पे किया नेक्स्ट फाइनेंशियल में, वो 15 दिन के बाद पेमेंट किया, तो सोचो मेरा जितना का आउटस्टैंडिंग था 5 करोड़, 5 करोड़ मुझे एडबैक करना होगा कंप्यूटेशन के टाइम पे, और उस पर टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो देखो कितना मेजर इफेक्ट पड़ेगा किसी भी, ठीक है, टैक्स पेयर को। तो ये एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया हुआ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने एक गुड्स परचेज किया एमएसएमई से। ठीक है, और उसका मैंने पेमेंट, ठीक है, 15 दिन के विद इन कर दिया, तो क्या इसको डिसअलाउ करना है या नहीं करना है। ठीक है, 31 मार्च को ये आउटस्टैंडिंग आ रहा था, सपोज मैंने 20 मार्च को उससे परचेस किया, 31 मार्च को तो आउटस्टैंडिंग था, कट ऑफ पीरियड, और मैंने उसको पे कर दिया 3 अप्रैल को। तो देखो आप कितने दिन में पे किया, 13 दिन के अंदर पे कर दिया। तो क्या 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, क्या इसको भी ऑडिटर डिसअलाउ करेगा, तो नहीं, इसको नहीं करेगा। आउटस्टैंडिंग तो आ रहा है फाइनेंशियल्स में, ठीक है, नो डाउट आउटस्टैंडिंग है, बट ये देखो आप कि उसको जो ड्यू डेट दिया हुआ उससे पहले पे किया कि नहीं किया, भले वो नेक्स्ट ईयर में ही पे करेगा इसका, पर उससे पहले किया कि नहीं, तो हाँ नेक्स्ट ईयर में पहले कर दिया ना, 3 अप्रैल को कर दिया पेमेंट, तो इसको डिसअलाउ नहीं करना है। तो 31 मार्च को हम लोग देखेंगे कितना आउटस्टैंडिंग आ रहा है, और उसका जो सब्सिक्वेंट ईयर में पेमेंट हो रहा है क्या वो ड्यू डेट से पहले हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पहले हो जा रहा है तो उसको डिसअलाउ नहीं करना है, जो ड्यू डेट के बाद पेमेंट हो रहा है वो सबको डिसअलाउ करो और एडबैक कर दो। ठीक है,
तो अब मैं बताता हूँ इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, कहाँ रिपोर्ट करते हैं। तो चलिए मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले टैक्स ऑडिट करते टाइम जो ऑडिटर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एबीसी लिमिटेड है, तो उसका ऑडिट कर रहे थे। तो देखो दो चीज़ हम लोग को क्या करना, डिसअलाउ करना। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का डिसअलाउ होता था, तो वो तो इंटरेस्ट डिसअलाउ होगा, पर अब क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का भी डिसअलाउ होगा। ठीक है, तो देखो क्लॉज नंबर 22 आपका दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्लॉज नंबर 22 में यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स के टैक्स ऑडिट करते टाइम इसको डिसअलाउ करते हैं। तो पहला 22 के 1 में हम लोग क्या डिसअलाउ करेंगे, तो इंटरेस्ट डिसअलाउ करेंगे। जो भी एमएसएमई का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो तो चलो डिसअलाउ होगा ही होगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट। और सेकेंड जो हमारा अमेंडमेंट आया है कि कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, देखो तो एज पर सेक्शन 43B(H) ऐड किया गया है ये। और इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी ओनली दोज अमाउंट विच रिमेन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड पेड टू MSE बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम हैव बीन रिपोर्टेड अंडर दिस क्लॉज। तो जो भी हम लोग का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 31 मार्च को, तो वो यहाँ पे हम लोग वो उसमें से जो भी स्टिपुलेटेड टाइम के बाद पेमेंट किया गया, मीन्स 15 दिन के बाद पेमेंट किया है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, एग्रीमेंट है तो 45 दिन के बाद पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा और ये तुम्हारा डिसअलाउ होगा आईटीआर भरने के टाइम पे। क्लियर? चलिए, तो अब मैं आपको चलिए, ये एक एग्जांपल है एमएसएमई का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ 31 मार्च 2024 को एबीसी लिमिटेड का। तो देखिए ये आपका एमएसएमई का नाम दिया हुआ जिससे मैंने ट्रांजेक्शन किया था। एग्रीमेंट किसके साथ है या किसके साथ नहीं है, तो ऑलमोस्ट किसी के साथ भी एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट वन पार्टी। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को रिपोर्ट करना है नहीं करना है। तो अब देखो ये डेट ऑफ बिल रिसीविंग, किस डेट को हम लोग को बिल रिसीव हुआ था एमएसएमई से। होता है ना कि हमने उससे ट्रांजेक्शन तो कर लिया पर बिल उससे काफ़ी लेट हम लोग को रिसीव हुआ। ठीक है, ये देखो इन्वॉइस का डेट, तो ये हमारा इन्वॉइस का डेट है, तो इन्वॉइस डेट और बुकिंग डेट, तो ये डेट से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ड्यू डेट अपना। तो ये देखो 30 मार्च को ट्रांजेक्शन हुआ था, तो इसमें ऐड कर दिए 15 दिन। देखो एग्रीमेंट नहीं है तो क्या मैंने कहा कि 15 दिन के अंदर आपको पे करना। अगर आप इसके बाद पे करते हो, ठीक है, तो ये आपको इंटरेस्ट पे करना होगा पहला। अगर इसके बाद पे करते हो तो इस ईयर में आपका और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो ऐड बैक करना होगा कंप्यूटेशन के टाइम पे, और इस पर भी टैक्स पे करना होगा। क्लियर? तो देखो सब में मैंने 15-15 दिन ऐड करके ड्यू डेट निकाला है, पर जिसमें एग्रीमेंट है देखो उसमें 45 दिन, अगर एग्रीमेंट था दोनों के बीच में 45 दिन उन्होंने मेंशन किया था, तो 45 दिन हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का ड्यू डेट निकल कर आ गया। तो अब देखो ये पेमेंट तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ ना। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हुआ है, जैसे लाइक तुम्हारा यहाँ पे ये देखो नंबर ऑफ डेज डिलेड, तो ये पेमेंट डेट है यहाँ पे। तो ये देखो सब के सब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जिसका जिसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट हुआ तो हम लोग देखेंगे कि 15 दिन के बाद हुआ या अंदर हुआ। तो ये देखो ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, पेमेंट डेट माइनस ड्यू डेट। तो यहाँ पे कितने दिन आ रहा है, -1 डेज आ रहा है, मीन्स व्हाट, ड्यू डेट से एक दिन पहले ही पे कर दिया, तो ठीक है ये अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग। पर ये देखो ये 127 दिन, मीन्स आउटस्टैंडिंग हुआ था तुम्हारा 20/12/2023 को, पर ये पेमेंट कब हुआ है आपका 25 अप्रैल 2024 को। तो देखो 31 मार्च को जो कट ऑफ पीरियड है उस दिन तो आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग था। अब ये पेमेंट हुआ उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो आपने पेमेंट किया, बट ये अलाउ हम लोग नहीं करेंगे 2023-24 में, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको अलाउ किया जाएगा। इस फाइनेंशियल ईयर में डिसअलाउ है, ये प्रिंसिपल अमाउंट डिसअलाउ कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स वाट, ये जो पेबल अमाउंट है 20,423, तो ये डिसअलाउ हम लोग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिल्टर कर लेता हूँ। जैसे ये वाला 45 दिन के अंदर पे करना है, देखो उससे पहले पे कर दिया तो माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो जो जो उससे पहले पे कर दिया तो सब माइनस में आएगा, जो उसके बाद पेमेंट हुआ है ना, तो वो आपका देखो 15 माइनस में 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो ये देखो ड्यू डेट के बाद से जो पेमेंट हुआ, ड्यू डेट के 14 दिन बाद पेमेंट हुआ, 55 दिन बाद पेमेंट हुआ, 70 दिन, तो ये सब का सब डिसअलाउ होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल्टर कर लेता हूँ, क्योंकि अब देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, 35 लाख का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 31 मार्च को। अब देखो इसमें से डिसअलाउ कितना करना है, तो डिसअलाउ इसमें से कितना करेंगे, तो 15 माइन हटा लिए, 5 हटा लिए, 4 3 2 1 0। तो अब देखो मैंने फिल्टर कर लिया, तो ये इतने एमएसएमई है जिसको हमने ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया। पेमेंट तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है, बट ड्यू डेट के बाद पेमेंट की है। तो ड्यू डेट के बाद जो पेमेंट किया, बाकी सबको ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर दी है, तो ड्यू डेट के बाद जो पेमेंट किए हैं, तो आप देखोगे तो इनका कितना आ रहा है, ये देखो यहाँ से इसको सम टोटल में कर देता हूँ, 3,64,353। तो ये क्या होगा, ये जो आउटस्टैंडिंग है ना एमएसएमई का 31 मार्च को, तो ये हम लोग को डिसअलाउ करना होगा। ये जो टैक्स ऑडिटर है उसको अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लॉज 22 सब क्लॉज 2 में रिपोर्ट करेंगे इतना।
और कंप्यूटेशन के टाइम पे आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे इसको ऐड बैक करना होगा, इस पर टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है कि ये अलाउ नहीं होगा, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अलाउ हो जाएगा, क्योंकि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेकिन अलाउ होगा, इस ईयर में आपको टैक्स पे करना होगा। क्लियर? तो चलिए अब दूसरा आता है हम लोग इंटरेस्ट पे कैसे, मतलब कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए एक सैंपल लूँगा आपके साथ। ठीक है, एक एग्जांपल, टी इंटरप्राइज है, ये हमारा एमएसएमई है, उनके साथ में हमने ये इतना सारा ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये इन्वॉइस डेट है, टोटल 10 ट्रांजेक्शन का। तो इसमें मैंने क्या किया, ड्यू डेट ऐड कर दिया 15 दिन, 15 दिन के बाद मुझे 15 दिन के अंदर मुझे पे करना था। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये आ गया ईयर एंड डेट। तो अभी तक मैंने इसको पेमेंट नहीं किया है, ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मीन्स वाट, तो इस पर मुझे इंटरेस्ट देना होगा। तो कितने दिन पे इंटरेस्ट देना होगा, तो आपको वो निकालना होगा ना। तो आपको क्या इनवॉइस डेट लेना या ड्यू डेट लेना, तो ड्यू डेट लेना, क्योंकि 15 दिन तक तो इंटरेस्ट नहीं ना पे करना था, 15 दिन के बाद पेमेंट करना था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो, जो 31 मार्च 2024 कट ऑफ डेट है उससे माइनस कर लो ड्यू डेट, तो कितने दिन आउटस्टैंडिंग हो गया, तो टोटल 107 15 122 दिन आउटस्टैंडिंग हो चुका है जब से मैंने इनके साथ ट्रांजेक्शन किया एमएसएमई के साथ। बट 15 दिन पे तो नहीं लगेगा, तो उसमें माइनस करके 107 दिन पे मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि कंपाउंड होगा मंथली बेसिस पे, मतलब कि इंटरेस्ट आपका कंपाउंड करना मंथली बेसिस पे। तो कंपाउंड मंथली बेसिस पे करना, तो मैंने यहाँ पे देखो निकाल लिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 107 दिन जो यहाँ पे है, ठीक है, तो 107 दिन को मैंने डिवाइड किया 30 से। ठीक है, तो लेस देन तुम्हारा आ गया 12 मंथ्स। और उसमें क्या किया मैंने कि मंथली बेसिस पे करना, तो डिवाइडेड बाई 12 कर दिया मैंने। तो ये क्या किया, मंथली बेसिस पे ये निकल कर आ गया कि इतना मंथ हम लोग का आ रहा है। ठीक है, 3.57 मंथ। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये बैंक रेट जो हमने कहा था एज पर आरबीआई, तो देखो 6.75% दिया हुआ था 23-24 में, तो उसके 3 टाइम्स हमें इंटरेस्ट देना है, जो सेक्शन 16 बोलता है। तो 6.75% का 3 टाइम्स कितना होगा, तो देखो यहाँ पे हमने इफेक्टिव रेट कैलकुलेट किया है। तो 6.75 में मल्टीप्लाई किया 3। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो 6.75 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई हमने क्या किया 12। क्यों, क्योंकि पर मंथ के बेसिस पे हम लोग का कंपाउंड होगा ना इंटरेस्ट, तो पर मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा, और फिर 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेट निकाल रहे इफेक्टिव रेट, तो 100 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि तुम्हारे से तुम्हारा 10% है, तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंट से हट जाएगा ना वो। तो यहाँ पे आ गया 0.02% आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग का पेबल अमाउंट कितना था 20,423, तो इस पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले यहाँ पे कितना कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना 20,423, उस पर हम लोग क्या किए कि प्लस किए इफेक्टिव रेट, देखो 1+Q6 प्लस कर दिए, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या किया हम लोग इफेक्टिव मंथ ले लिया तुम्हारा, अब माइनस कर दिया आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो अमाउंट कैलकुलेट किया, तो अमाउंट जो आया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1+R का पावर n, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हमने अमाउंट ही कैलकुलेट किया है, और अमाउंट जो निकला, अब हम लोग को जो प्रिंसिपल दिया हुआ 20,423 उसको माइनस कर देंगे, तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, मंथली बेसिस पे। तो ऐसे करके हम लोग इसका कैलकुलेट किए सारे का। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये सारे केस में हमने ऐड कर दिया, तो टोटल इसका कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर का 2293 आ गया। तो ऐसे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्या करना है, बैंक रेट का जो आरबीआई ने बैंक रेट दिया है उसका 3 टाइम्स कर लो आप, उसको क्या करो मंथली बेसिस पे आप निकाल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको मंथली बेसिस पे क्या करो कंपाउंड करते चलो, तो मंथली बेसिस पे कंपाउंड करोगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा। तो कोई भी ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है मेनली, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लाइंट ने कैलकुलेट करके दिया है, बैंक रेट जो उन्होंने लिया है, तो क्या करंट बैंक रेट लिया एज पर आरबीआई या नहीं लिया उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इफेक्टिव है जिस ईयर का आप ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा, अब चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये तो आउटस्टैंडिंग का मैंने एक पाइवुट लगाया था कि 35 लाख आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, बट 35 लाख में कितना डिसला होगा, 3,64,000 डिसला होगा। अब नोट्स टू दी फाइनेंशियल्स में कैसे रिपोर्ट करते हैं, देखो ये तुम्हारा नोट्स टू दी फाइनेंशियल में हम लोग कैसे कैसे रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना ड्यू है एमएसएमई को इस ईयर के एंड में, देखो तो 35 लाख ड्यू है, देखो यहाँ पे हमने 35 लाख है ना, तो इतना हम लोग को पे करना है। पहला इंटरेस्ट कितना इस ईयर में जो हमें डिस अलाउ होगा, या कितना इंटरेस्ट हम लोग का बना, तो वो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो कितना आया था हम लोग का इंटरेस्ट, ये देखो 2293 आया था, तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा, तीसरा, मैंने ये रेंडमली लिया कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमने जो एमएसएमई को पे किया बियॉन्ड दी अपॉइंटेड डेट, मीन्स 15 दिन या 45 दिन के बाद जो हमने पेमेंट किया है, तो 20,500 ये मैंने सैम्पल बेसिस पे लिया है। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल में। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नाउ हम लोग आते हैं कि टैक्स ऑडिट में ऑडिटर इसको कैसे रिपोर्ट करता है। तो ये देखो, ये हमारा टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट में फॉर्म 3CA एंड 3CD दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग कैसे रिपोर्ट करते हैं, देखो क्लॉज तुम्हारा 22A है,
ठीक है, 22A में क्या रिपोर्ट होगा, तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना इनएडमिसिबल है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना इनएडमिसिबल था 2293, तो 2293 यहाँ पे ऑडिटर मेंशन कर देगा। दूसरा, एनी अदर अमाउंट नॉट अलाउेबल अंडर क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को जो अलाउ नहीं होगा तो उसको यहाँ पे लिखना। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला अमाउंट 3,64,353 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3,64,353 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट कर देंगे 43B(H) सेक्शन दिया हुआ इनकम टैक्स का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लॉज 22 के बी में फॉर्म 3CA 3CD वाले में रिपोर्ट कर देंगे, और ये इतना रिपोर्ट हो जाएगा, इतना क्लाइंट को डिसलाउ हो जाएगा। तो आप बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट्स हुआ है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ सीए बडीज़ इंस्टीट्यूट में। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहूँगा जो हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।